Good morning, class. I hope all you are good at your home and constantly paying attention to your studies. Now it's your geography class time, and we will start geography's first chapter, that is resources. Do you know what is resources? What does resources means? या रिसोर्सेज इज बेसिकली मीन्स साधन, ऐसी चीज़ें जो इंसान की ज़रूरतों को पूरी करती हैं और जो हमें हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों से प्राप्त होती हैं, जो हमें हमारी सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम से मिलती हैं, या कुछ जो इंसान द्वारा भी बनाई गई हैं इंसान की ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. रिसोर्स इज़ एनी फिजिकल मटेरियल कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट ऑफ अर्थ दैट नीड एंड वैल्यू. ऐसी चीज़ें, ऐसे फिज़िकल मटेरियल्स जो धरती द्वारा हमें दिए गए हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. Our Earth is a unique planet which has opportunities for survival and sustenance of life. हम जानते हैं हमारा अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लानट है. यू नो वाई इट्स अ यूनिक प्लानट? बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे. इट इज़ द ओनली प्लानट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे जीवन संभव है. Our natural environment is a vast storehouse of innumerable usage substances. We need these things to fulfill our basic needs as well as to satisfy our urge for a better living. हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से एक बेसिकली हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो एक स्टोर हाउस है बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी सब्सटेंसेस का, जिसमें से कुछ हम लेते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए. तो वो चीज़ें जो हमें हमारे एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम से मिलती हैं या हमने खुद बनाई हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, दैट इज़ रिसोर्सेज. यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है. Dalu is a tribal living on the fringes of a forest. He collects firewood and honey from the forest and sell it in local market. डालू एक जंगली जीव तरह के एरिया पे रहता है, एक ट्राइबल लिविंग कर रहा है. वो जंगल से कुछ लकड़ियाँ और कुछ शहद जमा करता है और वो बेचता है लोकल मार्केट में, जिससे कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो चलती है. तो वो लकड़ी और शहद क्या है, वो रिसोर्सेज हैं जो उसे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से मिले हैं. नेक्स्ट इज सिताना इज़ अ फार्मर इन द नियर बाय विलेज. सिताना एक फार्मर है, सीतानाथ एक फार्मर है नियर बाय विलेज में. एंड ही मेक्स हिज लिविंग बाय टिलिंग द सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स. वो ज़मीन को उपजाऊ बना के खेती करके अपना जीवन का व्यापन कर रहा है. तो उसके लिए नेचुरल रिसोर्स क्या है? सॉइल. ठीक है, इस तरीके से. एंड हिज ब्रदर नरेश वर्क्स इन अ फैक्ट्री इन द टाउन वेयर आयरन फ्रॉम माइंस आर प्रोसेस्ड एंड इनटू स्टील. और उसका भाई जो है वो नरेश, जो वो एक फैक्ट्री में काम करता है आयरन की, जहाँ पे उसको प्रोसेस करके उसमें से उसको स्टील में कन्वर्ट किया जाता है. तो आयरन एक नेचुरल मिनरल है जो हमें अर्थ से मिलता है. फिर मैन मेड फैक्ट्रीज में हम उसको प्रोसेस करते हैं और उसको स्टील में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको स्टील में हम कन्वर्ट कर देते हैं. तो बेसिकली उससे क्या, इसी तरीके से ये दो तीनों भाई जो हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग रिसोर्सेज को बेच के या यूज़ करके अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं. तो दे आर नेचुरल यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. द फॉरेस्ट, द सॉइल एंड द माइंस आर प्रोवाइडिंग यूजेबल सब्सटेंसेज दैट हैव यूटिलिटी फॉर दालू, सीतानाथ, नरेश एंड ऑल अलाइक. इसी तरीके से हम लोग भी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ मैन मेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के लिए. Hence these usable substances are resources. तो यही usable substances क्या कहलाती हैं, यही साधन क्या कहलाते हैं? resources. The utility of the substance provides them worth or value and they become resources. और इसी तरीके से ये चीज़ें उन्हें या तो कुछ ना कुछ बदले में देती हैं या कुछ वैल्यू या मनी मिलती है, तो वो उनके लिए क्या है? resources. They may or may not have economic value but as long as they satisfy our wants they are resources. हो सकता है कुछ चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, कुछ चीज़ों से हमें पैसा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वे अगर हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो वो रिसोर्सेज ही कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फॉरेस्ट हैज़ इकोनॉमिक और कमर्शियल वैल्यू फॉर द पीपल हु सेल प्रोडक्ट्स गैदर्ड फ्रॉम इट. जो लोग जंगलों से इकट्ठी की हुई चीज़ों को कमर्शियल लेवल पे बेचते हैं तो वो उनके लिए क्या है? सेलिंग प्रोडक्ट्स की तरह यूज़ करते हैं, तो वो उनको कमर्शियल वैल्यू देती है. बट फॉर यू एंड मी इट हैज़ ओनली अ थेटिस्टिक वैल्यू. लेकिन हमारे लिए वो सिर्फ क्या है? एक ब्यूटी है, एक क्वालिटी है किसी चीज़ की. हम देखते हैं, हमें जंगल अच्छे लगते हैं, हरे भरे हैं, वहाँ जानवर हैं, हमारे लिए मात्र एक घूमने की या देखने की जगह है. लेकिन जो लोग उनमें से कुछ चीज़ें लेके उनको इकोनॉमिक या कमर्शियल वैल्यू पर
गेन करते हैं तो वो उनके लिए क्या है, पेड रिसोर्सेज हैं या उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के रिसोर्सेज हैं. Your intelligence, your talents may not have economic value now, but once you culture them and use them to earn money, they become commercially valuable resources. हो सकता है अभी हमारे पास कुछ ऐसे टैलेंट हैं जो अभी हमें कुछ वैल्यू नहीं दे रहे. मान लीजिए मुझे पेंटिंग आती है, लेकिन मैं उसका कुछ कमर्शियल लेवल पे यूज़ नहीं कर रही, लेकिन फिर मैं क्या करूँ, कुछ पेंटिंग्स बनाकर मार्केट में सेल करना शुरू कर दूँ, तो वो मुझे क्या देंगे, वो मुझे इकोनॉमिकली वैल्यूज़ मिलेंगी उससे. तो वो मेरा जो रिसोर्स है वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल रिसोर्स हो जाएगा. सिमिलरली एनीथिंग विच इज़ पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ फर्म इज़ इकोनॉमिकल वैल्यूएबल. मतलब ऐसी जो चीज़ें एक फर्म के द्वारा बेची जाती हैं तो वो क्या होती हैं, इकोनॉमिकली वैल्यू हो जाती है उनकी कुछ ना कुछ. पेटेंट का बेसिक मीनिंग होता है जिसका राइट हो, पर्टिकुलर एक आइडिया या इन्वेंशन. जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट टाइम एरोप्लेन किसने इन्वेंट किया था, राइट ब्रदर्स ने. तो सबसे पहली जो चीज़ जिसके द्वारा खोजी गई वो उसका पेटेंट कहलाता है. ठीक है. Now our next topic is resources, the natural substance that have utility and functionality, that the capacity to fulfill human needs are termed as resources. ऐसी चीज़ें जो इंसान की ज़रूरतों को पूरी करती हैं वो है resources कहलाती हैं. Resources are those materials which are made available and usable by the technology present with the objective of satisfying human wants. मतलब बेसिकली रिसोर्सेज क्या हैं, ऐसी चीज़ें हैं या तो अवेलेबल हैं या टेक्नोलॉजी द्वारा बना ली गई हैं. क्यों? क्योंकि वो इंसानों की ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, कोल इज़ अ ओनली पीस ऑफ रॉक अंटिल पावर इज़ जनरेटेड फ्रॉम इट और बाय प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस. कोयला क्या है, मात्र एक टुकड़ा है मिट्टी का या रॉक का. जब तक हम उसको यूज़ नहीं करते, जब तक हम कोयला खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं करते, पावर जनरेट करने के लिए यूज़ नहीं करते, तब तक वो यूज़लेस है. तो इसी तरीके से जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसको यूज़ करके जब हम कुछ सेटिस्फाइड थिंग्स बनाते हैं जो हमारी नीड्स को पूरा करता है तो वो रिसोर्सेज कहलाते हैं. यहाँ पे हम एक रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. रिसोर्सेज बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. वन इज़ नेचुरल एंड अदर इज़ कल्चरल और मैन मेड. नेचुरल मीन्स जो हमें इकोसिस्टम में और मिलते हैं, जो हमें बिल्ट इन मिलते हैं, और मैन मेड जो इंसान द्वारा बनाए गए हैं. इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हम आगे वाले पेजेस में देखेंगे. नेक्स्ट आवर टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू थिंग्स, मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. मैंने कहा ना, दो चीज़ों में मेन रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है. क्या? एक नेचुरल और एक मैन मेड. सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, जो हमें नेचर ने कंट्रीब्यूट किए हैं, जो हमें नेचर द्वारा मिले हैं. Natural resources are the contribution of nature. Whatever exists in nature and is usable by man is termed as a natural resource. जो भी चीज़ नेचर में एग्जिस्ट करती है, जो इंसान द्वारा यूज़ करी जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस विच वी यूज़ फॉर आवर नीड्स एंड द मेटल्स वी यूज़ टू मैन्युफैक्चर थिंग्स ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज. जो हवा जिससे हम सांस लेते हैं, जो पानी जिसे हम पीते हैं, जो पेड़ पौधे जिनसे हमें खाना मिलता है, जो जानवर जिनको हंटिंग वगैरह करके जिनकी स्किन वगैरह यूज़ करते थे पहले के टाइम पे, या जिनके फ्लैश को यूज़ किया जाता है, तो ये सब क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं. आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. There are different types of natural resources on the basis of their different things, different levels of development. Like first of all, we will study about on the basis of their origin. Origin के basis पे natural resources के बारे में हम पढ़ेंगे. तो on the basis of origin, they get divided into two parts. One is biotic and other is abiotic. Biotic resources are substances obtained from living beings. Biotic substances ऐसी हैं, ऐसे resources हैं जो हमें living beings द्वारा मिलते हैं, जो जीवित जंतुओं द्वारा हमें मिलते हैं. They include vegetation, birds, domestic animals, wildlife, everything within the biosphere which has some utility for a man in a is a biotic resource. ऐसी चीज़ें बायोस्फीयर के अंदर जो जीवित हैं और इंसान के किसी तरीके से काम आ रही हैं, दे ऑल आर बायोटिक रिसोर्सेज. वेजिटेशन कैन गिव राइज टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक फॉरेस्ट्री, लम्बरिंग, पैस्टोरल फार्मिंग, एग्रीकल्चर. ये सब क्या है, ये सब बायोटिक रिसोर्सेज ही तो हैं. एनिमल्स एंड फिशेस कैन बी यूज्ड फॉर लाइफ स्टॉक रेजिंग, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज. जैसे गाय से हमें दूध मिलता है तो वो एक रिसोर्स ही तो है, बायोटिक रिसोर्स. हमें एक लिविंग बींग से कुछ मिल रहा है जो हमारे लिए यूज़फुल है. ठीक है.
मैन हिमसेल्फ इज़ अ बायोटिक रिसोर्स, ही इज़ ऑफन टर्म्ड एज ह्यूमन रिसोर्स। इंसान खुद एक बायोटिक रिसोर्स है. It is the most important resource because the use and development of all other resources is डिटरमाइंड बाय ह्यूमंस. ह्यूमन को सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो हमारे इकोसिस्टम में जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उसको यूज़ करने की जो क्षमता है वो किसके पास है, वो इंसान के पास है. द ह्यूमंस विद देयर इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्म नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज इनटू यूजेबल रिसोर्सेज. इंसान अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से जो नेचुरली अकरिंग चीज़ें हैं उसके इर्द गिर्द उसको यूजेबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है. Next, we will study about abiotic resources. Abiotic resources are non-living substances. अजीवित चीज़ें जैसे कि हवा, पानी, ज़मीन, मिट्टी, धरती, मिनरल्स, ये सब क्या हैं? They all are abiotic resources. Even they are too much useful for us. Without air, it is impossible to breathe. Without water, it is impossible to live. बिना हवा, बिना पानी के हम जी नहीं सकते. They are as important as biotic resources. They can be used directly. For example, the land can be used एज अ साइट फॉर हाउस, रॉक्स कैन बी यूज टू बिल्ड द हाउस. इसको हम डायरेक्टली घर बनाने के लिए ज़मीन को यूज़ कर सकते हैं, खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं. दे कैन बी यूज, इसको इनडायरेक्टली भी यूज़ किया जा सकता है. हम धरती का खनन करके उसमें से मिनरल्स निकाल सकते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं. सो देयर आर बेसिकली वी स्टडी अबाउट two types of natural resources on the basis of their origin. One is biotic, other is abiotic. Biotic means all living beings and abiotic means non-living being resources. Okay, next we will study about on the basis of their exhaustibility. Resources may be classified into the following groups. One is renewable and other is non-renewable. Renewable resources as name defines, renewable, जो दोबारा बन जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद. Flow resources are best example of inexhaustible resources. They include sunlight, wind, water, etc. From time immemorial, water and air are being used by man. They can be repeatedly used as they are replenished by a natural process. As their stock is continuous, they are also called flow resources. But the quantity of sunlight is not affected due to injudicious use. With advancement of science and technology, we are being able to make better use of these flow resources. Power is also generated now from solar energy. The force of wind and waves and even heat from Earth's interior is now being used to generate energy. बेसिकली रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं? ऐसी चीज़ें जो हमें कुदरत द्वारा बार बार मिलती हैं और उनको हम जितना मर्जी यूज़ कर लें वह कभी ख़त्म नहीं होंगी. जैसे कि सनलाइट, डेली सन राइज होते हैं, हम सनलाइट को सोलर पैनल्स की हेल्प से जितना मर्जी उसमें से हीट ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और चीज़ों के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं. और अगले दिन क्या होगा, सन दोबारा उतनी ही हीट से दोबारा राइज होगा. तो ये चीज़ें इसीलिए इनको फ्लो रिसोर्सेज कहा जाता है क्योंकि ये सेम फ्लो में हमें मिलते रहते हैं. इनकी क्वांटिटी कभी कम नहीं होती और दे विल नेवर गेट एक्सटेंड, कभी भी ये ख़त्म नहीं होंगे. जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाते हैं हम, वाटर के फ्लो से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है. तो वाटर तो सिमिलर फ्लो से अपने सर्कल में चलता ही रहेगा. वैसे ही वाटर जो सर्कल, वाटर साइकिल हमारा चलता रहेगा. क्लाउड्स बनेंगे, बारिश होगी, दोबारा ट्रांसपिरेशन होगा. तो दे आर दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्लो रिसोर्सेज. एक फ्लो में ही अपना काम करते रहते हैं. रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड विद यूज़. ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इस्तेमाल करने से कभी ख़त्म नहीं होंगे. दे मे बी टेम्परेली डिमिनिश्ड विद यूज़ बट आर रीन्यूड अगेन बाय नेचुरल प्रोसेस और प्रॉपर मैनेजमेंट. हो सकता है कुछ समय के लिए वो हो जाएं लेकिन फिर दोबारा आएंगे. जैसे सन, शाम को हम देखते हैं कि सूरज जो है वो डूब जाता है लेकिन सुबह दोबारा उसी हीट के साथ हमें सूरज की वही गर्मी हमें दोबारा मिलती है जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं. For example, fertility of soil in agriculture land is reduced with use but may be increased again by addition of manures. जैसे कई बार हमारी मिट्टी की जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो कम हो जाता है लेकिन अगर उसमें थोड़ी खाद डाल दी जाए या कुछ समय के लिए उसको नेचुरली छोड़ दिया जाए तो वो दोबारा उपजाऊ हो जाती है. तो वो भी क्या है, एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है. बायोटिक रिसोर्सेज आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज. जितने बायोटिक रिसोर्सेज हैं वो सारे क्या हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. दे कैन मल्टीप्लाई एंड आर नेचुरली रीन्यूड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. वो कुछ समय बाद दोबारा मल्टीप्लाई होकर दोबारा रिप्लेनिश हो जाते हैं.
फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एरियाज कैन बी इंक्रीज अगेन बाय एफोरेस्टेशन. आज भी हम अपना जंगली जो एरिया है वो दोबारा रिप्लेनिश कर सकते हैं अगर हम एफोरेस्टेशन करें, यानी कि पेड़ों को उगाएं. Now we will study about non-renewable resources. Non-renewable resources are substances whose stock decrease and gradually disappear with use. जो दिन प्रतिदिन इस्तेमाल करने से ख़त्म होते जा रहे हैं, जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, जो एक फिक्स क्वांटिटी में हैं. That are called non-renewable resources. They cannot be increased or recovered, so they are called non-renewable resources. ये दोबारा बढ़ाए नहीं जा सकते और इनको दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता. They are abiotic resources whose quantities are more or less fixed बिकॉज देयर फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. इनकी क्वांटिटी जो है फिक्स है, इनको दोबारा रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि इनको बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए. दे गॉट एग्जॉस्टेड एंड दे आर यूजुअली डिस्ट्रॉयड विद यूज़, लाइक फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स. हम मिट्टी में से मिनरल्स निकालते रहेंगे तो एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाएंगे, और इन मिनरल्स को दोबारा बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए. ये सन की तरह नहीं, शाम को डूबा और दोबारा फिर से सन जो है वो राइज हो जाता है और हमें उतनी ही हीट मिल जाती है. दे आर नॉन रिन्यूएबल, दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिक्रिएट देम. So our next topic is based on the stages of development. Now we will read natural resources on the basis of stages of development. There are basically two types. One is potential resource and other is actual resource. Potential resource. The power of water, wind and waves can be harnessed to produce energy. Mineral deposits lie buried in mountains and oceans. Though these resources have the capacity to fulfill human wants, they may not be utilized until technical know-how makes them accessible and usable. Even now, there are vast reserves of resources which cannot be used presently with available technology or infrastructure. These resources which exist but cannot be exploited presently remain as stock for future use. दे आर टर्म्ड एज पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज बेटा बेसिकली क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जो अभी भी पर्टिकुलर रीजन्स में एग्जिस्ट करते हैं और जिनका अभी तक पता नहीं चला या फिर हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए उन्हें रखा गया है. दीज आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज. लाइक हमारे पास बहुत सारा पानी है. हम कहते हैं कि हमारा जो अर्थ का 70% मतलब मैक्सिमम जो पार्ट है हमारा अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है, लेकिन वो क्या है? सारा सेलाइन वाटर है, बहुत खारा पानी है. तो हम आने वाले टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जब शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी, हमारी आने वाली जनरेशन और ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी होगी, तो हमें उम्मीद है कि वो एक ऐसी प्रोसेस निकालेंगे जिससे इस वाटर को पीने लायक बनाया जा सके. तो वो क्या होगी? साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होगी जिससे ह्यूमन फिर रिसोर्सेज को यूज़ करेगा अपने पर्पज़ के लिए. Next topic is actual resources. Natural substances whose location and condition have been determined and which are already being utilized by present generation are termed as actual resources. Actual resources basically क्या है? जिनकी हमें टोटल क्वांटिटी और क्वालिटी की अवेलेबिलिटी का मालूम है और जो हम एट प्रेजेंट टाइम पे जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं. The area with any particular resource is surveyed, the quantity and quality of the resource is determined. It is then obtained and put to valuable use. अब जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में हमें पता चल चुका है, जिसको हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेज क्या हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज. लाइक कोल एंड आयरन रिजर्व्स ऑफ यूएसए. यूएसए के जो कोल और आयरन के रिजर्व्स हैं वो हमें क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि कोल को पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है और आयरन को स्टील इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ कर रहे हैं. So these are potential and actual resources. Now on fourth classification of natural resources on the basis of ownership, कि कौन किस चीज़ को ओन करता है, किसके अंडर आती है कौन सी चीज़. फर्स्ट इज इंडिविजुअल और पर्सनल रिसोर्सेज. किसी चीज़ की पर्सनल समझते हो, अपनी चीज़, लाइक लैंड, हाउस, वेल्स जो अपने हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हैं, एक सिंगल पर्सन या एक फैमिली के हैं. उसके बाद है कम्युनिटी रिसोर्सेज, जो मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी के हैं, लाइक प्ले ग्राउंड, पार्क्स वगैरह, ऑल दिस. और फिर आते हैं नेशनल रिसोर्सेज, जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, माइंस, वाटर, लैंड रिसोर्सेज. वो क्या हैं? एक देश के हैं, पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करते हैं. एंड द फोर्थ इज वर्ल्ड रिसोर्सेज. वर्ल्ड रिसोर्सेज क्या हैं? जो पूरी धरती के रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड रिसोर्सेज. फिफ्थ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. There are basically two types of resources on the basis of distribution. One is ubiquitous
यूबिक्विटस रिसोर्सेज एग्जाम्पल लाइक सनलाइट, विंड विच आर फाउंड एवरीवेयर, ऐसी चीज़ें जो हर जगह मिलती हैं, धूप है धरती की हर जगह पाई जाती है, पानी, हवा, जो हर जगह मिलता है। और कुछ है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, कुछ जगह पे पाए जाते हैं पर्टिकुलर, हर जगह तो नहीं ना, हर जगह खड्डा खोदेंगे और नीचे से पेट्रोल निकल आएगा, ऐसा तो नहीं है। दे आर फाउंड ऑन पर्टिकुलर प्लेसेस। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे हम यूटिलाइज करें नेचुरल रिसोर्सेज को। द यूटिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिटरमाइंड बाय द प्लेस वेयर द रिसोर्सेज इज फाउंड, इट्स असेसिबिलिटी, कहाँ पे हमें रिसोर्सेज मिलेंगे ये जानना। द फॉर्म इन विच इट अकर्स, किस फॉर्म में मिलेंगे, क्या क्वालिटी होगी उनकी, किस तरीके से उनको फिर आगे फैक्ट्रीज में जो है हमें उसको कंज्यूम करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस से किस तरीके की प्रोसेसेस चाहिए होंगी उनको एग्जैक्ट फॉर्म में लेने के लिए। द अवेयरनेस ऑफ द पीपल अबाउट इट्स प्रेजेंस एंड यूज़, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना कि वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट और किस तरीके से उसको यूज़ करना है। द कोस्ट इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग द रिसोर्स, और उस रिसोर्स को पाने के लिए या ज़मीन से या नेचुरल तरीक़ों से लेने के लिए कितना उस पर जो खर्च है वो कितना आ रहा है। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर the basic reasons behind the utilization of natural resources. And next topic is man-made resources, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए resources. Over the years, with the advancement of science and technology, man made newer and better things by using natural resources to lead a comfortable life. These new things produced by man are called man-made resources or cultural resources. For example, cotton is a natural resource, but man uses his expertise and weaves cloth out of it. This is a man-made resource. In course of time, by limited nature and produced artificial synthetic fibers like nylon and polyester and synthetic rubber. These replace the natural ones in many cases because of their better quality or due to shortage of natural ones. कि जैसे कि अब कुछ चीज़ें नेचर से मिलती हैं, लेकिन उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो मैन मेड, जो मैन मेड, जो उसकी मैन की नॉलेज है उसके बेसिस पे होता है। लाइक कॉटन एक नेचुरल रिसोर्स है, जिसको क्रॉप को कल्टीवेट किया, रुई की खेती होती है, उससे रुई मिल जाती है हमें, उसको मनुष्य ने अपना दिमाग लगा के उसको धागे में कन्वर्ट किया और फिर धागों को कपड़ों में, तो दिस इज़ मैन मेड। फिर इंसान ने कुछ आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर्स बनाए, जैसे नाइलॉन, पॉलिस्टर के फैब्रिक्स बनाए। क्यों? क्योंकि जो कॉटन की खेती थी वो बहुत कम थी, तो जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए कुछ मैन मेड रिसोर्सेज जो वो बनाए गए। सो इन दिस वे मैन मेड रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय मैन्स। Human resources. Of all the resources of the world, man himself is the most important resource. मनुष्य सारे रिसोर्सेज में से सबसे ज़रूरी रिसोर्स है। क्यों? ही ट्रांसफॉर्म्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इनटू रिसोर्सेज एंड यूटिलाइज देम फॉर द बेनिफिट्स ऑफ हिज फैमिली एंड सोसाइटी। क्योंकि वही तो है, वो जितने ऑब्जेक्ट अक्कर करते हैं नेचर में उनको रिसोर्स की तरह लेता है, उसको यूटिलाइज करता है, उसके बेनिफिट्स लेता है अपने लिए और अपने समाज के लिए। ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्रिएटिंग फैक्टर बिकॉज ही इज़ द बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बाय ऑल अदर रिसोर्सेज। क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, खुद ही बनाता है और खुद ही यूज़ करता है, तो वो खुद ही प्रोड्यूसर है, खुद ही कंज्यूमर है सारे रिसोर्सेज का। द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर देश की जो डेवलपमेंट है वो बहुत डिपेंड करती है, कितनी ज़्यादा नॉलेज है, कितने तरीक़ों से हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, दे मेक अस डेवलप ना। Yeah, human resource is one of the most important resource because it is a producer and consumer both. Next topic is principal resources of the world. जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल रिसोर्सेज हैं हमारे वर्ल्ड के। एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, खेती बाड़ी, इंक्लूड सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मिंग फॉर कंजप्शन, सेल फॉर एग्रो इंडस्ट्रीज। मतलब एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज क्या, जिनको हम खाने के लिए या बेचने के लिए उपजाते हैं ज़मीन को, उसकी जो खेती है उसको या तो बेच दिया जाता है या कंज्यूम कर लिया जाता है, जो अपनी कंजप्शन के लिए रख लिया जाता है, या एग्रो इंडस्ट्रीज़ को दे दिया जाता है जिनके लिए वो रॉ मटेरियल का काम करते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ पेस्ट्रोल रिसोर्सेज, इंक्लूड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, मीट, फर, हाइड, स्किन, वूल एट्सेट्रा। दे आर ऑब्टेन्ड बाय लाइफ स्टॉक रेयरिंग, शीप रेयरिंग और डेयरी फार्मिंग। ऐसी चीज़ें जो हमें जानवरों के द्वारा मिलती हैं, जैसे
दूध है, फर है, उनकी जो चमड़ी है, या वूल मिलती है हमें जो शीप वगैरह से, तो ये सब क्या है, ये जब हम पालते हैं जानवरों को, उससे हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। Next topic is mineral and energy resources. Mineral resources are extracted from deep beneath or surface of the earth by mining. मिनरल्स हमें कैसे मिलते हैं? खुदाई करने पे, जब हम ज़मीन के अंतर्गत खुदाई करते हैं तो हमें कुछ माइनिंग करने से जो कुछ मिनरल्स मिलते हैं, दे आर प्रोसेस्ड, रिफाइंड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फिर इनको प्रोसेस किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिफ़ाइन किया जाता है, ताकि एक अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनके हमें मिल जाएं, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मिलें। लाइक आयरन और मैग्नीज, माइका एटसेट्रा, ये सब क्या, आयरन मिलता है हमें किस फॉर्म में मिलता है, फिर उसको अलग अलग टूल्स की फॉर्म में या अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में एज़ पर आर यूज़। Some minerals like coal, petroleum और other abiotic resources like solar energy, winter energy and water can generate power। और कुछ ऐसे resources भी हैं जो पावर के लिए यूज़ होते हैं, like solar energy, wind energy, water energy, they are used to create some power, they are termed as energy resources। तो इन जो एनर्जी देते हैं हमें, जिससे हम कुछ पावर वगैरह जनरेट करते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज हमारे क्या कहलाते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज। बोथ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज आर इनडिस्पेंसेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। मतलब ये किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम इनके बिना मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि एयर, वाटर, सन जो बेसिक रिसोर्सेज हैं आज के टाइम पे हमारे एनर्जी के, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू create something without them, or how we can manage the things without them. नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे हम अपने रिसोर्सेज को बचाएं। वंस गांधी जी हैड वंस रिमार्क्ड, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था, सबकी ज़रूरत के लिए तो है, लेकिन सबकी लालसा के लिए नहीं। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स हिज कंसर्न फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। इससे हमें ये पता चलता था कि हमें रिसोर्स कंजर्वेशन की कितनी ज़रूरत है। अगर हम अपने उसको प्रॉपर नीड के हिसाब से ज़रूरत करें, यूज़ करें, तो दे आर इनफ। लेकिन आज क्या है, इंसान हर चीज़ में उनको यूज़ कर रहा है, इन बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हो रहा है उन चीज़ों का, तो वो किसी की लालसा का अंत कभी भी नहीं हो सकता। Man, in his attempt to live a comfortable life and acquiring wealth, started a race of obtaining more and more resources from his environment। हमेशा इंसान ने क्या किया, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए अपने जो इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट से ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो लेने या यूज़ करने शुरू कर दिए। ही हैज़ बिकम रेकलेस इन यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। वह दिन पर दिन लापरवाह होता गया रिसोर्सेज के प्रति। इन द प्रोसेस ही इज़ हार्मिंग द एनवायरनमेंट एंड एग्जॉस्टिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। और इसके अंतर्गत क्या हुआ, वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता गया और रिसोर्सेज को ख़त्म करता गया। रिसोर्सेज आर बिकमिंग पुअरर इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ड्यू टू इट्स ओवर यूज़। और आज के टाइम पे चाहे रिसोर्सेज की क्वांटिटी की बात करें चाहे क्वालिटी की बात करें, वो दोनों क्या है, पुअरर हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज़, अधिकतम यूज़ करने की वजह से। Uncontrolled exploitation by man, his greed and selfish activities have affected the biotic life, like changes of habitat or climate, which have been triggered by man's indiscriminate exploitation of nature, have made many plants and animals extinct. If we are not careful, we may wipe out the existing plants and animals, ultimately ourselves। अगर हम इसी तरीके से रिसोर्सेज को बर्बाद करते रहे और हम नहीं रुके, तो एक दिन हम खुद ही अपनी धरती के विनाश का कारण बनेंगे। लाइक हम बहुत ज़्यादा फॉसल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे, चाहे हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, इतने ज़्यादा व्हीकल्स चल रहे हैं, वो सब धुआं छोड़ते हैं। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रही हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से अर्थ पे हीट बढ़ रही है। और उस हीट के पीछे इतने ज़्यादा कारण है हमारे क्लाइमेट चेंज के, लाइक ओशन डिप्लीशन, ग्लेशियर मेल्टिंग, दीज ऑल आर अफेक्टिंग आवर अर्थ, सो वी हैव टू यूज़ देम केयरफुली। Nature is a vast storehouse of resources, but these are neither endless or unlimited, nor are these well distributed throughout the world। नेचर बहुत बड़ा एक भंडार था रिसोर्सेज का, लेकिन कब तक, जब तक हम उसको एक लिमिट में, एक
ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें, ना जी कि उसका विनाश करें. द नीड ऑफ द आर इज़ टू कंजर्व द प्रेजेंट नेचुरल रिसोर्सेज टू बैलेंस आर प्रेजेंट यूज़ इन अ सच अ मैनर दैट वी कैन कंजर्व इट फॉर फ्यूचर. आज ऐसा समय आ गया है कि हमें इतना जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो प्रेजेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको थोड़ा कंजर्व करें और फ्यूचर के लिए बचा के रखें और एक मैनर में, एक तरीके में उनका यूज़ करें. दिस इज़ टर्म्ड एज सब्सटेंस डेवलपमेंट. इस टर्म को सब्सटेंस डेवलपमेंट भी कहा जाता है. ऑल्टरनेटिव सोर्सेज स्पेशली रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैव टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. हमें क्या करना चाहिए, हमें रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए. हमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट करने की ज़रूरत है, हमें सोलर पैनल्स लगाने चाहिए, विंड प्लांट्स लगाने चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स लगाने चाहिए, बिकॉज दीज आर रीन्यूएबल एनर्जी, दे कैन रिक्रिएट दैम इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो हमें इन सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए और हमें फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, इन सबको कंट्रोल करना चाहिए. इनका यूज़ जो है वो थोड़ा कम करना चाहिए. Their continuous use in large quantities will not only end up them in near future but also cause pollution to the environment. सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसका निरंतर यूज़ करते जाएंगे तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे. इवन इनका जो यूज़ है वो हमारे एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट कर रहा है, दिन ब दिन हमारे एनवायरनमेंट को भी गंदा कर रहा है. So we have to conscious and careful while using the and utilizing the resources. तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन resources को इस्तेमाल करते हुए. सो बेटा यू कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. अगर हमें छोटे डिस्टेंस पे जाना है तो हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बाइक्स और स्कूटीज़. हमें प्लांट्स लगाने चाहिए अपने आसपास. हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए. तो हम भी छोटी छोटी चीज़ों से अपनी अर्थ को कंजर्व करने के लिए कुछ कदम आगे ले सकते हैं. Our last topic is sustainable development. Balancing the need to use resources and also conserving them for future is called sustainable development. Sustainable development क्या कहलाता है कि हमें किस तरीके से resources के यूज़ को बैलेंस करना है और आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए हमें कैसे उसको बचाना है. दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अप्लाई कर सकते हैं. रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. हम हर तरह के जीवन का अगर कदर करें, चाहे वो जानवर हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, कुछ भी है, इंसान है, हमें हर तरह की लाइफ की वैल्यू करनी होगी. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. इंसान को अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, कुछ अच्छे काम करने होंगे. कंजर्व द अर्थ्स वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी. हमें धरती के प्राण बचाने के लिए और उसके अलग अलग डाइवर्सिटीज़ को बचाने के लिए अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, जानवर, जंगली जीवों को बचाना होगा. मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज की वेस्टेज को कम करना होगा. चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड एनवायरनमेंट. हमें कुछ पर्सनल एक्टिविटीज़ को या पर्सनल चीज़ों को, पर्सनल एटीट्यूड को भी छोड़कर कुछ नया अपनाना होगा अपनी धरती को बचाने के लिए. जैसे हमने भी बात करी कि शॉर्टर डिस्टेंस के लिए साइकिल का यूज़ करें, प्लास्टिक के यूज़ को बहुत कम कर दें, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं, हम वाटर को कंजर्व करें. ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट्स हमें भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने होंगे. इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट. और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी जागरूक करना होगा कि कैसे हम अपनी धरती को, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं. द फर्दर ऑफ अर्थ एंड इट्स पीपल डिपेंड अप our ability to maintain and preserve the life support system. हम इस धरती पे रह रहे हैं, हम ही इसके जीव हैं, तो हमारे पर ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से अपनी अर्थ को बचाएं या मेंटेन करें. ऑल यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल. ज़्यादा से ज़्यादा रीन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करें. द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व. जो धरती के अलग अलग जीव जंतु, पशु पक्षी, जो भी हमारा इकोसिस्टम था या इकोलॉजिकल बैलेंस था, उसको मेंटेन करें. द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड. जितना हम नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं दिन प्रतिदिन, जो सिस्टम उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कम करना होगा. एंड ओनली वी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन. अगर हम कुछ ऐसे कदम उठाएंगे तभी हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर पाएंगे, उनको भी रिसोर्सेज अवेलेबल करा पाएंगे, अर्थ उनके लिए भी एक रहने की जगह होगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर रिसोर्सेज. ओके बेटा.